मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों को लोकसभा की तर्ज पर संसदीय मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्पीकर गिरीश गौतम के मुताबिक हिंदी, अंग्रेजी और प्रदेश की स्थानीय बोलचाल की भाषा में जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें असंसदीय मानकर सदन की कार्यवाही में इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय पूरी जानकारी जुटाकर विधायकों को एक सूची मुहैया कराएगा। लोकसभा सचिवालय से एक पुस्तिका भी मंगाई गई है जिसमें से उन शब्दों को पुस्तिका में शामिल किया जाएगा जिनका इस्तेमाल सदस्यों को नहीं करना है। ऐसे शब्दों पर भी रोक लगाई जाएगी जो बार बार विलोपित किए जाते हैं। और संसद के भीतर मर्यादित संसदीय होना चाहिए, जिससे जैसे कई बार देखिए शब्दों का जो चयन हमारा विधायक करता है, हमको उसको विलोपित करने का आदेश करना पड़ता है और उससे परिणाम ये निकलता है कि कई बार उसकी कही हुई लाइन या कही हुई बात उस शब्द के कारण पूरी तरह से विलोपित हो जाती है, क्योंकि विलोपन में आ जाता है। उन शब्दों को भी उसमें नहीं तो उसको जोड़ करके ऐसा करके कोई सूची बनाएंगे और विधायकों से कहेंगे कि इन शब्दों का उपयोग न करें। इसके लिए विधायकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होगा जिसमें सदन के वरिष्ठ विधायक संसदीय मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे। विधायकों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि सदन के अंदर कौन से शब्द और जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना है। संयमित तो होंगे लोग, ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लगेगा कि हमारा बार बार विलोपन हो रहा है तो उनको भी प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे हमको नहीं हटना पड़े, हमारी लाइन नहीं हटे, हमारी बात आ जाए उसमें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रशिक्षण शुरू करेंगे विधायकों का, उसमें वो पुस्तिका तब तक हमारी बन चुकी होगी और उनके बीच वो डालेंगे कि इन शब्दों का उपयोग नहीं करें। इस सुधार की कवायद का कुछ विधायकों ने स्वागत किया है तो कुछ ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। विधायक ये भी मानने को तैयार नहीं है कि सदन में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल होता है। नहीं, ये बात गलत है कि मर्यादा कोई नहीं लांघता। ये संसद है, ये एक मंदिर है और हम लोग मंदिर में बैठते हैं, जनता हम लोगों को वहाँ तक भेजती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं ये चीज़ें नहीं होती हैं और थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलता रहता है जो है, और यहाँ कोई कुछ नहीं है और बहुत अच्छी से संसद चल रही है। सारे के सारे लोग जो चुन के जनता से जाते हैं, 2.5 लाख के बीच में जो जनता चुन के उनको पहुँचाती है विधानसभा में, वो योग्य व्यक्ति होगा जो वहाँ पहुँचेगा। तो मैं समझता हूँ इसको लाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। इस पहल के अलावा अपने पहले सत्र से ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम नवाचार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 15 मार्च के दिन नए विधायकों को आसंदी ने पूरा संरक्षण देने का ऐलान किया है, यानी उन्हें सदन में बोलने और सवाल पूछने का पूरा मौका दिया जाएगा। संसदीय मर्यादा ही नहीं, स्पीकर ने पदभार ग्रहण करने के बाद विधानसभा सचिवालय का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। निचले दर्जे के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण भी किया। इससे संकेत साफ है, आने वाले दिनों में सदन को लेकर कुछ और नए प्रयोग सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है माननीय पढ़ेंगे मर्यादा का पाठ। मर्यादा का पाठ किसको नहीं पढ़ना चाहिए? क्या कोई ये दावा कर सकता है कि वो मर्यादा के शीर्ष पर बैठा है? मर्यादा पुरुषोत्तम तो एक ही अवतार के साथ नाम जुड़ता है, प्रभु श्री राम के साथ, कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। लेकिन मर्यादा शिरोमणि या मर्यादा के शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति या मर्यादा मणि, ऐसे भी विशेषण हमने नहीं सुने। लेकिन मर्यादा की तरफ बढ़ने की बात हर युग में, हर समय में होती रही है, क्योंकि अमर्यादित होना या मर्यादा को छोड़ देना। और मर्यादा क्या है? मर्यादा ये है कि एक शालीनता का भाव हम सबके भीतर होना चाहिए और अपने आलोचकों के प्रति भी होना चाहिए, जिनको हम विचारधारा के चलते उनका विरोध करते हैं या किन्हीं और कारणों से, या उनको नापसंद भी करते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। विधानसभाओं में या संसद में जब बहस का स्तर बहुत निचले स्तर तक चला जाता है तो फिर ये प्रश्न उठता है। कई ऐसे शब्द हैं जिनका जिक्र यहाँ क्या किया जाए, वो शीर्षस्थ पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और उसको इतना उसका सहजीकरण कर दिया जाता है, इतना उसको सहज बना दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि साहब उस व्यक्ति का या उस नेता का नाम ही यही है और इसके पीछे पूरी मशीनरी भी काम करती है। तो ये चीज़ें जो हैं, इस पर अगर लगाम लगाने की तरफ हमारे माननीय बढ़ रहे हैं, हमारी विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष गुरु गंभीर विधानसभा अध्यक्ष हमारे गिरीश गौतम जी अगर बढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है।
लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब पहले तो व्यक्ति ये माने, जैसे रक्षा जी कह रही थी विधायिका कि कोई गलती नहीं है, हंसी मजाक में चलता है, अब होली मूड होगा, होली आने वाली है तो चलेगी छींटाकशी, उसमें क्या बुराई है, और वो गलत भी नहीं है पूरी तरह। लेकिन मर्यादा से जब आप दूर होते हैं तो फिर ऐसा भी घट जाता है जिसकी वजह से महाभारत भी होती है। ये मर्यादा ही थी जो घटी या मर्यादाहीन हुई वो सभा जिसमें द्रौपदी के चीरहरण की बात हुई और मर्यादा को अपने साथ लेकर चलने वाले बड़े बड़े दिग्गज भीष्म जैसे, कर्ण जैसे उस सभा में मौन बैठे रहे। तो मर्यादा की रक्षा उन लोगों को भी करनी है जो मौन है, मर्यादा की रक्षा उन्हें ही नहीं करनी जो बोल रहे हैं, उनको भी करनी है जो मौन है, और उनको भी ये देखना है कि कहीं ये चीज़ गड़बड़ ना हो जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूँ दिनेश जी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक विंध्य की वाणी शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और हमारे साथ योगेश यादव जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, सेवा दल मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों ही बहुत संजीदा और गंभीर और विचारक शैली के राजनेता हैं। तो उम्मीद करेंगे हम कि दलगत विषयों से ऊपर उठकर भी टीका टिप्पणियां यहाँ सुनाई देंगी। पहले दिनेश जी, क्या ये संभव है? पहला तो माफ़ कीजिएगा, मेरा प्रश्न यही है कि मर्यादा को लेकर बात करना और आज की राजनीति में, और राजनीति तक ही मैं नहीं उसको सिमट कर रखूँगा, हमारे तरफ भी उंगली उठती है, पत्रकारिता में भी शब्दों का खेल। कई बार ये आरोप लगता है कि चौथे स्तंभ की भी मर्यादा क्या रह गई है। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर बातें उठती हैं, फिल्म को लेकर उठती हैं, कई जगह हैं, लेकिन अभी हम राजनीति पर बात करें। आप किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में तो जो विधानसभा है उसमें तो कुछ हद तक ये संभव हो सकता है, क्योंकि अपवाद स्वरूप कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में आमतौर पर जो हमारी विधायिका का माहौल है या एक दूसरे के प्रति जिस तरह का आचरण है वो अमर्यादित नहीं होता। यदि कोई रणनीतिक तौर पर कुछ यदि है, मतलब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष की तरफ से हो, जानबूझ के कुछ करना हो, तो शोर शराबा, शोरगुल या कुछ उस तरह की घटनाएं होती। सामान्यतः हमारे यहाँ जो संसदीय बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। इसी को आप देखिए आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ जो विधायकों को पुरस्कृत किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, और जिस तरह से असंसदीय शब्द हैं उनको तत्काल विलोपित करने की भी हमारे यहाँ वो अध्यक्ष की तरफ से कोशिश होती रहती है। और कारण वही है कि ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो, जैसे हमने कई मौक़ों पे साउथ में देखा है या अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं ना कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है। तो वो मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं बहुत बहुत कम है दूसरे राज्यों की तुलना में। यहाँ का जो संसदीय इतिहास है वो एक अलग तरह का, और जिस तरह से अध्यक्ष यदि चाहेंगे तो निश्चित तौर पर दलों में सहमति हमारे यहाँ बड़ी आसानी से बन जाती है, क्योंकि उस तरह के बिल्कुल एडमेंट होते नहीं है कि नहीं हमको लड़ना ही। और जो शब्द आइडेंटिफाई किए हैं जिस तरह के उन्होंने, निश्चित तौर पर ये एक उनकी जो पहल है ना वो जो संसदीय इतिहास है मध्य प्रदेश में, वो सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जैसा आपने कहा, ये बोलचाल की भाषा में आते जा रहे हैं असंसदीय, लेकिन जो है इनको कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा, और उनको रोकने की कोशिश करना जो है निश्चित तौर पर जो है अध्यक्ष जी की जो पहल है वो सदस्य भी उसे मानेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बिल्कुल ठीक बात है। और राजनीति प्रतीकों में नहीं उलझनी चाहिए, राजनीति मुद्दों पर गहराई से केंद्रित होनी चाहिए। जैसे बचपन में हम चिढ़ौनी बना लिया करते थे किसी अपने साथी के खिलाफ, और वो चिढ़ौनी लेकर उसको, चिढ़ौनी मतलब कोई ऐसा नाम हम कर लेते थे कि उस नाम को लेकर हम चिढ़ाते थे कि ये तुम्हारा नाम ये, और वो बहुत चिढ़ते भी थे हमारे साथी और बहुत ज़्यादा उस पर प्रतिक्रिया भी देते थे। ये राजनीति में खूब हो गया, आपने किसी का कुछ नाम रख दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया, और फिर ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, और वो ठहाका जरूर लगता है उस पर, लेकिन उस पर कोई चिंतन नहीं होता। तिवारी जी, आपकी टिप्पणी इस पर। जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कई बार हल्कापन जब आता है, यह विषय वस्तु नहीं होता। मैं जो अनुभव मेरा आया कि जब विषय वस्तु पे तैयारी नहीं रहती, और जैसे कि अभी आदरणीय दिनेश जी ने कहा
कि जब वो जानबूझ के कुछ करना ही है, अब उसमें कुछ है नहीं, पर हमको बाइकाट करना है, बहिष्कार करना है, हमको अनुदान मांगों पर कुछ न कुछ आरोप लगाने हैं। ठीक है, विपक्ष का ये काम है, पर मर्यादित अगर वॉकआउट है, क्षमा करेंगे, ये आज दल का विषय है ही नहीं जी। विधानसभा में मेरे समय तक, इस बार मैं नहीं हूँ, मैं अभी गया था भोपाल, तो मैंने पूछा भी कर्मचारियों से भी, नेताओं से भी, कि भाई बाइकाट का क्या हाल है। क्योंकि 18 तक स्थिति ये थी कि दिन में 6 बार, 6 दिन का सत्र है और दिन में 6 बार बाइकाट, कई बार तो प्रश्नकाल में भी बाइकाट, जबकि प्रश्नकाल विधायकों के हित के लिए होता है, चाहे वो विपक्ष क्यों हो, चाहे सत्ता क्यों हो। बिल्कुल ठीक बात। और इसलिए मैं सोचता हूँ अनुशासन का बहुत सुंदर और सजा हुआ स्वरूप है मर्यादा, और इस मर्यादा के लिए ही मर्यादा पुरुषोत्तम को धरती में अवतार लेना पड़ा। जैसा दिनेश जी ने कहा कि हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा सच में पूरे देश में अनुशासन, मर्यादा, शालीनता के लिए जानी जाती रही है, और उसका अपना एक अच्छा इतिहास रहा है। कभी हमारे यहाँ किसी तरह का वैमनस्य इस स्तर का नहीं रहा जैसा अन्य विधानसभा में हिंसा तक हो जाता है। पर इसके बावजूद आवश्यकता है निरंतर प्रशिक्षण की, आवश्यकता है निरंतर अध्ययन की, आवश्यकता है खोजी विषयों की। मुझे क्षमा करेंगे सभी पार्टी के नेता, मैं 15 साल विधायक रहा आदरणीय शरद जी, मैं अपनी दिल की पीड़ा बता रहा हूँ, पर मैं तड़प गया वहां कैलाश जोशी जी जैसा भाषण सुनने के लिए, अविरल। मैं तड़प गया सुंदरलाल जी पटवा जैसा, अविरल। श्रीनिवास तिवारी जैसा 7-7 घंटे का भाषण, मैं तरस गया। और जमुना देवी के न रहने के बाद तो फिर मैंने विपक्ष से कभी ये स्थिति नहीं बनी। मर्यादा और मर्यादा में रह करके एक मर्यादा जरूर बनानी चाहिए। मुझे मेरी पार्टी के लोग भी क्षमा करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो विधायकों की उपस्थिति प्रश्नकाल के बाद विधायकों की उपस्थिति नगण्य जैसी हो जाती है। 220 के 30 के हाउस में 50 मिल, बिल्कुल आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान खींचा है तिवारी जी, और मैं अगले चरण में इन बिंदुओं की तरफ भी कोशिश करूंगा कि इस पर भी हम बात करें। लेकिन उपस्थिति प्रश्नकाल के बाद आपकी यानी माननीयों की ही कमी नज़र नहीं आती, हमारी भी बेहद कमी हो जाती है सर। और बमुश्किल इक्का दुक्का पत्रकार जो हैं, पत्रकार दीर्घा में नज़र आते हैं, और उनमें भी वो नज़र आते हैं जिनके लिए ऑब्लिगेशन है, जो एजेंसी से जुड़े जर्नलिस्ट होते हैं, जिनके लिए पूरे दिन को कवर करके मीडिया तक सूचना पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रवृत्तियां हैं जो बढ़ती चली गई। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने अपने वरिष्ठों से सुना है, पटवा जी के बारे में भी, कैलाश जोशी जी के बारे में भी, अर्जुन सिंह जी के बारे में भी, और उनसे पहले होमी दाजी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के बारे में, कि जब वो बोलते थे तो जिसको सुई पटक सन्नाटा बोलते हैं, कि सदन स्तब्ध होकर सुनता था। और ये कुछ परंपरा मैंने बाद में भी देखी। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की तो मैंने दिग्विजय सिंह जी को भी सुना, मैंने पटवा जी का भी कुछ काल रिपोर्ट किया, और मैंने डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार और बाबूलाल गौर को भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोलते सुना। और वो स्तर आज हम उस कमी को महसूस करते हैं। जी क्या कहेंगे योगेश जी? जी देखिए, निश्चय ही जो प्रतिनिधि होते हैं समाज के, वो समाज के लिए पूरी तरीके से पथ प्रदर्शक होते हैं। चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि ये सर्वव्यापी होते हैं। और एक प्रतिनिधि यदि जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, जिस आचरण का प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित ही वो समाज उसको अनुगमित करता है, समाज अनुगमन करता है उसका, और समाज का की नई पीढ़ी उससे अनुगमित होती है। वही भाषा शैली उनके उसमें विचार में आ जाती है। यदि विधायक अपनी भाषा शैली को पवित्र, उच्च स्तरीय नहीं रखेंगे, सम्मानी नहीं रखेंगे, तो निश्चय ही इसका प्रभाव पूरे संपूर्ण समाज में पड़ता है। और जैसा कि राजनीति में कभी कभी ये बात
आती है सामने की राजनीति गंदी हो रही है, राजनीति गंदला जा रही है, उसका मूल कारण यही है कि हमारे जो सर्वोच्च प्रतिनिधि है, जिन शब्दावली का यदि वो प्रयोग करते हैं, वही बात में वो उनकी नव पीढ़ी उनके लिए आचरण बन जाती है, उनके लिए वही एक सभ्यता बन जाती है। और ये निश्चय ही मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस आचरण का परिपालन किया जाना चाहिए, शाब्दिक गरिमा होना चाहिए, क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि हैं, समाज को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, और मार्गदर्शन देते देते यदि हमारी भाषा में ही छोटापन है, हमारे शब्दों के अंदर गरिमा नहीं है, तो निश्चित ही इससे एक बात और भी सामने आती है जो निश्चित ही सच है कि जो प्रतिनिधि या जो विधायक या सांसद अच्छी शब्दावली का नहीं प्रयोग करता है, तो वो कहीं ना कहीं से स्वयं के चरित्र को भी स्पष्ट कर देता है कि उनका क्या व्यक्तित्व है, वे कितने परिपक्व हैं, कितनी वैचारिक उनकी स्थितियां हैं। क्योंकि कभी कभी वैचारिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण व्यक्ति ऐसे छोटे शब्दों का प्रयोग करता है, विस्फोटक शब्दों का प्रयोग करके अपने ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं, और आजकल ये प्रचलन में हो गया है। मैंने भी देखा है, आप दिनेश गुप्ता जी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि कभी कभी ऐसे छोटे शब्दों का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि दूसरे दिन अखबार के बॉक्स बन जाए, लाइन बन जाए, या मीडिया के चर्चा में आ जाए। और ये जो वैमनस्य की भाव है, विश्व पवन की भाव है, विश्व को ढोलने की बात है, छोटे शब्दों का प्रयोग, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए भी इससे किया जाता है। लेकिन ये बात निश्चित है, जो इन शब्दों के प्रयोग करते हैं वो थोड़े दिन के लिए विस्फोटक हो सकते हैं, 2-3 दिन के लिए चर्चा में आ सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तित्व से महा व्यक्तित्व कभी नहीं बन सकते। जैसे अभी आप याद कर रहे थे, हमारे जो बड़े बड़े नेता रहे, चाहे अर्जुन सिंह, सुरेश सेठ जी हो, या दिग्विजय सिंह जी हो, या पटवा जी, या जो भी स्पीच करते थे, तो उनके अंदर एक शब्दों की गरिमा होती थी और एक तीक्ष्णता भी होती थी, एक तीक्ष्णता होती थी कि वो शब्द उनके ज्यादा मार्मिक और ज्यादा प्रभावी हुआ करते थे बनिस्बत जिन शब्दों का आजकल प्रयोग किया जाता है। तो इसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, और ऐसी पहल यदि विधायिका की गरिमा में, संसद की गरिमा में यदि ऐसी लेकर आई जा रही है, तो इसका स्वागत योग्य है और सीखना चाहिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दिनेश जी की राजनीति का क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में, चाहे मेरे सामने शंकर लाल जी हो या योगेश यादव हो, 35-35 साल, 40-40 साल का सार्वजनिक जीवन है। आप इसे कपिल के कॉमेडी शो की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं कि आपने एक तुकबंदी कर ली, कुछ नाम जोड़ लिया, कुछ इधर से, और इसमें माफ़ कीजिएगा, जब से राजनीति में इवेंट कंपनीज का आना शुरू हुआ है, तब से भी ये जुमलेबाजी बढ़ी है, क्योंकि आपको जल्दी लोगों की ज़ुबान पर किसी बात को चढ़ाना है, तो आपने किसी के बारे में एक कैंपेन गढ़ा, क्रिएट किया और आप शुरू हो गए। लेकिन परसाई जी भी राजनेताओं के बारे में लिखते थे, शरद जोशी भी लिखते थे, और व्यंग्यकार भी लिखते थे, और बहुत चुभता हुआ लिखते थे, लेकिन उसमें कोई अपमानजनक संदर्भ नहीं होता था, रीति नीति पर सवाल उठते थे। अब ये रीति नीति अशिष्ट जुमलों की तरफ बढ़ गई है। जी देखिए शरद जी, बात किस तरह से कही गई है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको यदि किसी पर कुछ टिप्पणी भी करना है, कोई ऐसा मुद्दा भी उठाना है, तो उसके लिए और भी शब्द होते हैं जो संसदीय दायरे में आप उसे कर सकते हैं। जी, राजनीति का मंच और सदन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप चुनावी मैदान में हैं, अपने राजनीतिक मंच पर हैं, तो कोई भी आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन जो सदन है उसकी एक अपनी मर्यादा है, और उसमें जो अध्यक्ष की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे यहाँ आप देखने व्यवस्था बनी हुई है कि जैसे ही अध्यक्ष चुनता है तो अपने दल की सदस्यता वो छोड़ देता है, ताकि वो निष्पक्ष होकर एक निर्णय ले सके, काम कर सके। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा में जिन वक्ताओं का उल्लेख किया, वो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो अपनी बात उसमें दायरे में ही कहते थे। यदि कोई आरोप भी लगाना है सरकार पर जी, तो वो उसकी जो प्रक्रिया है उसका पालन करके लगाते थे, और अध्यक्ष उस बात में इस बात पर ध्यान रखता था कि ये वो एक दल का सदस्य नहीं है। यदि सरकार पर कोई आरोप है और जो है सदस्य लगाना चाहते हैं तो उसको परमिट करते थे। यदि आप परमिट करते हैं किसी चीज़ को, प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है शोरगुल अपने आप कम हो जाता है। आप यदि जो है परमिट नहीं कर रहे हैं या फिर आप प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, दोनों पक्षों की तरफ से बराबर इस पर संतुलन नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप प्रक्रिया जो है, केवल जो है संसदीय भाषा ही नहीं, पूरी जो समूची प्रक्रिया है उसका ज्ञान भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात चल रही है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे,
वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप अविश्वास प्रस्ताव में जाएं या स्थगन प्रस्ताव में जाएं या किसी भी विषय पर, आपको किस विषय पर क्या चर्चा करना है, आपको मंत्री पर आरोप लगाना है, सरकार पर लगाना है, स्पेसिफिक आरोप है, तो उसकी सबकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि करेंगे तो वक्ता जो को सुनते भी हैं लोग, आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन जो प्रक्रिया जब टूटती है, जो दोनों पक्षों से होती है, क्योंकि सामने वाले को भी यदि लिखित में कहा गया है तो सुनना चाहिए सत्ता पक्ष को कि वो आरोप क्या, आपके पास जवाब देने का मौका है। तो संतुलन दोनों की तरफ से बनाने की जरूरत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये संतुलन आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में भी झलकता है। 13 दिन की सरकार गिरने के बाद अटल जी का ऐतिहासिक भाषण आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, और हम बार बार सुनते हैं, तब भी हमें लगता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको गहरी खीज से भरा होना ही चाहिए कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति में अपने को प्रमाणित नहीं कर पाया, और 13 दिन में उसकी सरकार गिर रही है। लेकिन वो क्या दार्शनिक भाषण है कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहेगा। और फिर मैंने ये भी सुना है, तिवारी जी भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं, कि अर्जुन सिंह जी से मध्य प्रदेश विधानसभा में उनके पिताजी को लेकर जब कहा गया कि आपके पिताजी की जेल यात्रा थी, तो उन्होंने कितनी गरिमा से जवाब दिया कि पिता चुनने का अधिकार मेरे पास नहीं है, ये ईश्वर ने हमें नहीं दिया है कि हम अपने पिता को चुन लें, और हमारे पिता पर अगर कोई लांछन या आरोप लगा है तो मैं कह दूं कि इस पिता के यहाँ मुझे जन्म नहीं लेना है। अब ये गरिमा शालीनता, इस पर चिढ़कर भी उत्तर दिए जा सकते थे, अटल जी भी बोल सकते थे, अर्जुन सिंह जी भी बोल सकते थे। तिवारी जी देखिए, मेरे मध्य प्रदेश की विधानसभा का एक बहुत आदर्श तकिया कलाम है जी कि विधानसभा का सदन नियम और परंपराओं से चलता है जी। अभी आदरणीय दिनेश जी ने कहा कि आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, हाउस में प्रतिपक्ष के पास इतनी ताकत है। पुराने प्रतिपक्ष के नेताओं ने अपनी मेहनत, अपनी यादव जी ने भी बहुत अच्छा कहा जी, अपनी शैक्षणिक योग्यता, और सत्ता पक्ष के भी नेताओं ने, श्यामाचरण जी ने, अन्य ने, अर्जुन सिंह जी ने किया। अर्जुन सिंह जी की आपने बात करी जी, आपको याद करिए, मैं दिनेश जी बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी के खिलाफ हाई कोर्ट से फैसला हुआ चोरहट लॉटरी के मामले में। जी हाँ, मीडिया ने फैसला आते ही उनको जब घेरा, वो बाहर आए, उनने मीडिया को जवाब दिया, तो सिर्फ रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी और अंदर चले गए जी। वो चौपाई आज भी मुझे याद है, ते धरे कर दंड या यही पाओ सब लोग, जबकि तमाम आरोपों की बौछार थी, हाई कोर्ट का फैसला था। जी जी, और इसलिए तमाम शब्द ऐसे हैं जिनके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावित और प्रमाणित रूप से कहा जा सकता है। ये सच है जो दीपचंद जी ने कहा, मेरे को भी ये देखने को मिला है। मैं सब आपसे माफी मांगता हूँ शरद जी, मैंने आपकी पूरी बिरादरी से माफी मांगता हूँ। हम तो अखबार वाले हैं, मीडिया वाले हैं, हमें तो पाठक जो पढ़े वो पढ़ाना है, पर जी, सुर्खियों बनने के लिए भी विधायक, जैसा कि दीपचंद जी ने कहा, योगेश जी विधानसभा में जी, कई बार जी, वही विधायक जिनकी वैचारिक और शैक्षणिक स्थिति नहीं रहती विषय पर, वो करते हैं। हमारे यहाँ इतने सुंदर नियम और परंपराएं हैं। एक शब्द है, मैं पहली बार विधायक होके गया तो मेरे मुंह से निकल गया कि ये झूठ बोल रहे हैं फलाने प्रतिपक्ष के लोग, ये झूठा आरोप है। मुझे अध्यक्ष जी ने टोक दिया, बोले शंकर लाल जी आप पहली बार चुन के आए हो, यहाँ झूठ नहीं, इसको विलोपित करो। और फिर मुझे सीनियर्स ने बताया कि अगर ये कहना है तो आप हाउस में कहो कि आप असत्य बोल रहे हो, आप असत्य आरोप लगा रहे हो, जी, जी, असत्य भाषण कर रहे हो। जी, पता नहीं मालूम है कि नहीं आम आवाम को, पर आपने अच्छा विषय किया है आज। विधानसभा में हम हरिजन शब्द नहीं बोल सकते साहब, अगर हम हरिजन बोलेंगे तो विलोपित करना पड़ेगा। जी जी जी, हमारा प्रतिपक्ष कोई भी हो, सत्ता हो, कुछ भी हो, वो कह सकता है कि साहब ये हरिजन कर रहे हैं, इसको विलुप्त करिए। और विधानसभा, अभी दिनेश जी ने कहा कि कभी अगर टंग बहक जाने के कारण सारा प्रवाह, जल्दीबाजी में बड़ा कम समय मिलता है, नियत समय में अपना ध्यान करके प्रश्नकाल पूछना है, और या तो स्थगन रखना है, शून्यकाल है, बड़ा समय कम मिलता है।
और इसलिए धारा प्रवाह बोलते में कई बार टंग निकल जाती है और उस समय विधानसभा में स्वर आता है कि फलाने विधायक माफी मांगे। उस समय पूरी पार्टी संकट में आ जाती है, क्योंकि विधायक की माफी मांगने का मतलब है कि दल ने माफी मांग ली। और इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो दिनेश जी ने कहा प्रशिक्षण कोई नए भर को नहीं, मेरे जैसी 4-4 बार के विधायकों को भी निरंतर जिस तरह सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उस तरह निरंतर अगर हम साल 2 साल में प्रशिक्षणों से गुजरते रहे। और हमारा सौभाग्य रहा है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में हर वर्ष प्रशिक्षण हुए। मैंने पचौरी जी को सुना है, उनने संसदीय और विधानसभा के बिल्कुल तिवारी साहब, कांग्रेस के नेता, आपने बखूबी अपनी बात कही है। विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्व के थे उनके भाषण सुने और प्रशिक्षण में सुने, विधानसभा ने आयोजित किया। मैं कंक्लूड करूंगा, आप समय बहुत कम है मेरे पास। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि आप श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जब पढ़ते हैं, तो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि पढ़िए आप उसको। आज से करीब करीब 40 साल पहले लिखा गया ये उपन्यास आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। व्यंग बोध से भरा उपन्यास है, लेकिन इसकी एक एक टिप्पणी जो है उसमें कहीं कोई अभद्रता नहीं है, लेकिन सच्चाई है। तो आपको अगर व्यंग करना है, कटाक्ष करना है, तो किसने कहा है कि उसके लिए आपको ऐसे शब्द ढूंढने पड़ेंगे जो शब्द लोगों को आंदोलित कर दें? बिल्कुल नहीं है। जी योगेश जी, कम वक्त है, संक्षेप में आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए शरद जी, निश्चय ही भाषा की इतनी व्यापकता होती है तो ये तो समंदर में मोती खोजने के समान है। हम पर निर्भर करता है कि हम भाषा का कितना ज्यादा उसका ज्ञान रखें और किन शब्दों को प्रयोग करके हम तीक्ष्ण से तीक्ष्ण, जैसा आप व्यंग के राग दरबारी के बारे में कह रहे थे, ये बात निश्चय ही है। हमारे व्यंगकारों ने बहुत अच्छी गरिमामय तरीके से और इतने खूबसूरत कटाक्ष किए हैं कि वो बिल्कुल मर्म पर जाकर बैठते हैं। तो ये बातों का अच्छा दूसरा कारण एक ये भी होता है कि कभी कभी हम विधान भवन के बजाय यदि सड़कों पर हमारे किसी जुमले पर कोई सीटी मिलने लग जाए, कोई आवाजें मिलने लग जाए, तो साइकोलॉजिकली वक्ता के मन में ये आता है कि इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो वो उन बातों को जुमलों के रूप में प्रयोग करने लगते हैं और यही फिर परंपरा हो जाती है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। अब एक दिवंगत हमारे अभिनेता सांसद थे, वो जब भी मंच पर आते थे तो पहला डायलॉग उनका ये रहता था कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब चूंकि अच्छा लगता था, वो जनता को अच्छा लगता, सीटी बजती थी, तालियां बजती थी, लेकिन यदि इसका गूढ़ रहस्य देखे तो यही बड़ा विचित्र बात है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो ऐसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं तिवारी जी को भी बधाई दूंगा कि जिस बात की वो बात कर रहे थे कि झूठा की बजाय असत्य होना चाहिए, तो नियमावली जिसमें आ रही है तो इस शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है कि झूठे के बजाय असत्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और ये इसमें संभावित है, अपेक्षित है कि इस जो विधायकों के कार्य के लिए जो बन रही है, एक तरीके से लॉगबुक बन रही है जो बुक बन रही है, तो इस शब्द का भी प्रयोग किया गया और ये स्वागत योग्य, इसका होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हम जब अपनी पत्रकारिता के आरंभिक काल में थे और एक दो बार एक ऐसा शब्द लिखा कि फला बैठक में मुख्यमंत्री ने फला फला वर्ग को लताड़ लगाई, तो हमारे वरिष्ठों ने हमारी बड़ी क्लास ली और उन्होंने कहा लताड़ का मतलब है कि बहुत ही अशिष्ट और अपमानजनक शब्द है ये। यहाँ तक कि फटकार शब्द का प्रयोग भी, क्योंकि राजनीतिक संदर्भों में मुख्यमंत्री कभी इस तरह से फटकार बहुत कठिन और बड़ा ही मारक शब्द है, तो फटकार में भी ठिठको, यहाँ तो आपने लताड़ लगवा दी। तो ये मर्यादा सापेक्ष है सर, ये रिलेटिव है, सबके लिए। घर में माता पिता अगर मर्यादित आचरण करेंगे तो उनका पुत्र या पुत्री मर्यादा की तरफ बढ़ेगा। दफ्तर में अगर बॉस मर्यादित आचरण करेगा तो मातहत मर्यादित होंगे। सदन में अगर स्पीकर सहित सदन के नेता, विपक्ष के नेता मर्यादित होंगे तो पक्ष विपक्ष के विधायक मर्यादित होंगे। और ये मर्यादा एक धारा है जो बहती है। ये मर्यादित माननीयों के मर्यादित होने से सब ठीक हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। किसी संपादक को भी अपने यहाँ ये निगाह रखनी होगी कि क्या मर्यादा जा रहा है, क्या अमर्यादित जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण मसले पर आज मुझे लगता है बड़ी मर्यादा से हमने बात की है। और महाशिवरात्रि की बधाई के साथ मैं आप तीनों प्रतिभागियों को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
कि हमने बड़ी मर्यादा से इस मर्यादित विषय पर बात करने की कोशिश की है। नमस्कार।